चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बूस्टर रिवीजन देखा एंड दिस इज द बूस्टर रिवीजन ऑफ द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। नाउ दोनों में फर्क क्या होता है? एक नॉर्मल रिवीजन में हम हर फाइन पॉइंट को डिस्कस करते हैं, बट बूस्टर रिवीजन और अच्छी चीज है। आपको तो सब कुछ आता ही है, पर कहां आप गलती कर सकते हैं उस जोन को वहीं रख दीजिए, उस जोन को हम चेक करेंगे बूस्टर रिवीजन में। तो ओपन योर बुक, द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 पर आ जाइए। यहां पे क्या लिखा हुआ है? द सेल ऑफ गुड्स एक्ट। यहां पे लिखा हुआ है दैट ये जो एक्ट है ये मूवेबल गुड्स को बिलोंग करता है, आपके सर्विसेज के सेल को, इमूवेबल प्रॉपर्टी के सेल को ये गवर्न नहीं करेगा। ये हम पहले भी जानते थे। नाउ यहां पे सबसे बारीकी वाली चीज है, देखो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एक जनरल टर्म है, इसमें सेल भी कवर्ड है, अग्रीमेंट टू सेल भी कवर्ड है। दोनों में फर्क क्या होता है? स्क्रीन तो दिख ही रहा होगा आपको। सेल में ओनरशिप इन द मूवेबल गुड्स इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली, but agreement to sell में ownership in the goods is transferred from seller to the buyer at a future date. Did you get the words? यहां पे immediately transfer होता है, वहां पर future date में। and और एक word for a price, एक price involved होना चाहिए। मैं आपको goods दे रहा हूं, आप मुझे goods दे रहे हैं, ये barter हो जाएगा। मैं आपको goods दे रहा हूं, आप मुझे goods भी दे रहे हैं एंड कुछ डिफरेंशियल अमाउंट के लिए कैश भी दे रहे हैं, ये फिर भी हम सेल या अग्रीमेंट टू सेल मान लेंगे। तो प्राइस का इन्वॉल्व होना भी जरूरी है, ये भी याद रखिएगा अपने आंसर में। उसके बाद सेक्शन नंबर 4 सबसेक्शन 4, यहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। अग्रीमेंट टू सेल क्या होता है ना, वो सेल बन भी सकता है और हो सकता है वो अवॉइड हो जाए। क्यों सर? बिकॉज अग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनता है? जब कुछ कंडीशंस उसमें जो लिखे हुए हैं वो कंप्लाई हो जाए, तब वो सेल बनेगा। तो अग्रीमेंट टू सेल बिकम्स अ सेल व्हेन द टाइम elapses। एक टाइम आपको दिया गया था, उसके अंदर आपको बोलना था रखना है या नहीं रखना है, और नहीं बोलोगे ना रिप्लाई दे रहे हो और अपने पास रख ले रहे हो तो सेल बन जाएगा। और द कंडीशंस आर फुलफिल्ड सब्जेक्ट टू विच द प्रॉपर्टी इन द गुड्स आर ट्रांसफर्ड। या ओनरशिप को हम एक और एक शब्द से बोलते हैं प्रॉपर्टी इन द गुड्स। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सेल ऑफ गुड्स एक्ट में, रिस्क ट्रांसफर्स विद ओनरशिप। जिसकी ओनरशिप होगी वही रिस्क बेयर करेगा। बट इसके भी कुछ एक्सेप्शंस हैं कि अगर सेलर एंड बायर ने पहले से अग्रीमेंट कर दिया है कि देखिए रिस्क तो आपकी हाथों हाथ हो जाएगी और ओनरशिप आपको बाद में मिलेगा जब आप पेमेंट करेंगे। सपोज मैं सेलर हूं, मैं आपके यहाँ कुछ भेज रहा हूं, आपका रोड बहुत हमेशा एक्सीडेंट होता है, तो मैं हमें बोल दिया रिस्क तो लोडिंग करते ही सामान जब आपके लिए हम भिजवाना शुरू करेंगे आपकी है, ओनरशिप आपको मिलेगा जब आप पेमेंट करेंगे। तो सेलर एंड बायर के आपस के अग्रीमेंट पे भी कई बार हो सकता है रिस्क हाथों हाथ चला जाए, ओनरशिप बाद में जाए। कई बार हो सकता है रिस्क बाद में जाए पर ओनरशिप हाथों हाथ चला गया है। तो दैट डिपेंड्स। और अगर सेलर या बायर किसी के डिफॉल्ट के कारण अगर गुड्स को लॉस हो जाए तो डिफॉल्टिंग पार्टी हैज टू बेयर द रिस्क, चाहे ओनरशिप चला गया है तो भी। एंड कई बार ट्रेड एंड कस्टमरी प्रैक्टिसेस ऐसा होता है कि रिस्क एंड ओनरशिप पासेस एट डिफरेंट टाइम्स। सो 3 एक्सेप्शंस भी हैं ऑफ द जनरल स्टेटमेंट रिस्क इज प्राइमा फेसी एसोसिएटेड विद ओनरशिप, उसके 3 एक्सेप्शंस भी हैं। तो यहां पर एक हमने ज्वेलरी वाला एक क्वेश्चन किया था विच इज अ वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, आई एम अज्यूमिंग वो आप रिवाइज करोगे। ओके नेक्स्ट, एक गंदा पेपर अगर आ जाए, एसेंशियल्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, आपको क्लियरली दिख रहा होगा विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड ऑल द पॉइंट्स। कंडीशनल, एब्सोल्यूट और क्वालिफाइड। कंडीशनल सेल का मतलब होता है अग्रीमेंट टू सेल, जो सेल बनेगा अगर कुछ कंडीशंस कंप्लाई होंगे तो। गुड्स का डेफिनेशन में आप देखोगे यहां पर मूवेबल प्रॉपर्टी है, इमूवेबल नहीं है, एक्शनेबल क्लेम्स भी गुड्स नहीं है, मनी भी गुड्स नहीं है, सिल्वर कॉइन गुड्स होता है। And it includes shares, growing crops, grass are also goods in Sale of Goods Act. Things attached to earth can also be considered as goods if they can be separated before the sale under the contract of sale. ये सारे मिल गए। After this, we went to discuss topics like existing goods, future goods, contingent goods. Screen दिख रहा है, section numbers दिख रहे होंगे। Existing goods at the time of sale, मतलब ये आपके पास ऑलरेडी है, मौजूद है। फ्यूचर गुड्स आप प्रोड्यूस या मैन्युफैक्चर या प्रोक्योर करोगे। कॉन्टिजेंट गुड्स कोई कॉन्टिजेंसी पे उसका आपके पास प्रोक्योरमेंट डिपेंड करता है। नाउ एग्जिस्टिंग गुड्स में आप याद रखोगे सेल भी हो सकता है, अग्रीमेंट टू सेल भी हो सकता है, बट फ्यूचर एंड कॉन्टिजेंट गुड्स, एमसीक्यू वाले भी याद रखेंगे, फ्यूचर एंड कॉन्टिजेंट गुड्स में सिर्फ अग्रीमेंट टू सेल इन्वॉल्व है, फ्यूचर एंड कॉन्टिजेंट गुड्स में सेल इन्वॉल्व नहीं है। एग्जिस्टिंग गुड्स के फर्दर क्लासिफिकेशन स्क्रीन पे दिख रहे होंगे। स्पेसिफिक गुड्स, असर्टेन गुड्स, अनअसर्टेन गुड्स। स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है? जो आपने आइडेंटिफाई कर दिया एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। आपके दुकान में बहुत टाइप के डिजाइनर शैंडलियर्स थे, झूमर थे, आपने बोला ये वाला पैक कर दीजिए, तो ये आपने स्पेसिफिकली उस हेट्रोजीनियस लॉट से आइडेंटिफाई किया।
अनअसर्टेन एंड असर्टेन के लिए मैंने एग्जांपल दिया था, ये भी एग्जिस्टिंग गुड्स है। यहां पे क्या हुआ था, सपोज आपके यहाँ बहुत सारा सामान डिस्प्लेड है, या आपके यहाँ बहुत सारे सिमिलर सामान डिस्प्लेड है और एक ही वैरायटी आपके पास है, या आपके यहाँ सीमेंट बैग्स है गोडाउन में 1000 और मैं बोल रहा हूँ 200 मेरे को दीजिएगा आउट ऑफ योर 1000, तो ये आपके लिए कौन से 200 अभी नहीं पता है, पर आपके लिए आइडेंटिफाई एंड सेपरेट एंड पैक किए जाएंगे या अलग किए जाएंगे। दैट इज असर्टेनमेंट, दे आर आइडेंटिफाइड सब्सिक्वेंट टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। तो ये सारी बातें हम बोले थे, और ये स्पेसिफिक गुड्स पूरे सिलेबस में कई बार आता है, और कई आंसर्स लाइक ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है आप आगे देखोगे, वो डिपेंड करेगा गुड्स स्पेसिफिक है या अनअसर्टेन्ड है। तो ये वर्ड्स जो है ना, स्पेसिफिक एंड अनअसर्टेन्ड, असर्टेन, ये आंसर स्क्रिप्ट में कई बार लिखना पड़ता है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। नाउ दो डिफरेंसेस बहुत पॉपुलर हैं यहाँ पर, दैट इज सेल एंड अग्रीमेंट टू सेल का एक बड़ा डिफरेंस, जहां मैंने आपको बेसिस समझाया था, ओनरशिप किसकी है उस हिसाब से आप लिखोगे, रिस्क किसकी है, सेलर अगर ब्रीच करे, सेलर अगर ब्रीच करे या बायर अगर ब्रीच करे तो सेल में क्या इंपैक्ट आता है, अग्रीमेंट टू सेल में क्या इंपैक्ट आता है, अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए सेल के केस में तब क्या इंपैक्ट आता है, बायर अग्रीमेंट टू सेल में क्या इंपैक्ट आता है, बायर अगर इंसॉल्वेंट हो जाए तो क्या इंपैक्ट आता है। तो इट्स अ वेरी पॉपुलर डायरेक्ट क्वेश्चन, एंड स्पेशली पॉइंट नंबर 6 एंड पॉइंट नंबर 7 ये अलग से एमसीक्यूज भी एग्जाम में आते हैं। एंड यहां पे आप देखोगे, अगर बायर ब्रीच करे और अग्रीमेंट टू सेल का केस है तो सेलर क्या कर सकता है, स्टूडेंट लिख के आ जाते हैं सर बायर ब्रीच किया है, सेलर विल डिमांड इस प्राइस, अग्रीमेंट टू सेल, अभी तो ओनरशिप ट्रांसफर ही नहीं हुआ, बायर से आप सिर्फ डैमेजेस ले सकते हो। यहाँ पे लोग एमसीक्यू में भी गलत कर देते हैं, लॉन्ग आंसर्स में भी मैं एमसीक्यू क्यों बोलता हूँ, क्योंकि वो वर्ड जो है ना वो आपको मार्क्स दिलाएगा, दैट इंपॉर्टेंट वर्ड। इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर, ये ध्यान से समझो, इफ बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, ओके गुड्स, क्योंकि अब ओनरशिप बायर की है सेल में, तो ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द बायर विल क्लेम दोज गुड्स। ओके, अग्रीमेंट टू सेल में इफ बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, ऑफिशियल रिसीवर ऑफ द बायर कैन नॉट क्लेम दोज गुड्स, ओके, बिकॉज ओनरशिप इज स्टिल विद द सेलर। ये लैंग्वेज दिख रही है आपको, ध्यान से देखो। तो आपको ये पॉज करके इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर वाला जोन सोचना है, क्योंकि अलग से कई बार बोल देते हैं डिफरेंशिएट ऑन दीज ग्राउंड, सो यू मस्ट नो। Insolvency of seller, if the seller becomes insolvent, language मिल रहा है, then the seller will have no right over the goods। अगर seller insolvent हो जाए, seller के पास कोई right goods के ऊपर नहीं है, because ownership buyer की है, okay? and जो इस केस में देखोगे आप, ownership buyer की है, and यहीं पर लिखा हुआ है if the seller becomes insolvent, agreement to sell का केस है, the official assignee will have right of the seller will have the right over the goods, because अभी ownership अभी भी seller की थी, and जो कोर्ट का जो ऑफिशियल असाइनी आएगा वो प्राइस मांग सकता है बायर से, क्योंकि सेलर ने उसको गुड्स सेल किया था। अंडरस्टूड? तो ये लैंग्वेजेस आपको मिल रहे हैं, इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर एंड सेलर, पॉज करके देखिएगा। हायर परचेज में कुछ फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट्स के बाद ही ओनरशिप ट्रांसफर होता है, तो रिस्क अभी भी सेलर का ही है, एंड हायर परचेजर की ड्यूटी जो है वो बेली की तरह है, एंड वो कभी भी टर्मिनेट कर सकते हैं, ऑप्शन है, बिकॉज अभी तक ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ है। उसी तरह याद रखना, अगर आप हायर परचेजर है, आप कभी किसी को आगे फर्दर सेल नहीं कर सकते, बिकॉज हायर परचेजर के पास अभी तक ओनरशिप है ही नहीं। अब आप बोलोगे सर जो थर्ड पार्टी खरीदा है वो तो गुड फेथ में खरीदा है, कंसिडरेशन देके खरीदा है, एक दिन आप ही बोले थे आप पढ़ाएंगे, कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, थर्ड पार्टी को प्रोटेक्शन मिलता है, पर हायर परचेज वाले में आप अगर कोई बोनाफाइड इनोसेंट परचेजर को बेच भी देते हो ना, उसकी वैलिड टाइटल नहीं होती है, चाहे वो गुड फेथ में लिया हो। आफ्टर दैट, रिमेडी इन केस ऑफ डिफॉल्ट, रीसेल, हु बेयर्स लॉस, ये सब डिफरेंसेस दिख रहे हैं। तो ये भी एक बार 6-6, 7-7 मार्क्स के लिए आया हुआ, आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पे आप प्राइस के लिए स्यू कर सकते हैं, वहाँ अगर वो नहीं दे रिमेनिंग पैसा, वो डैमेजेस के लिए आप स्यू कर सकते हो। यहाँ रीसेल अलाउड ही नहीं है, यहाँ रीसेल फिर भी वो बायर कर देता है कई बार। हु बेयर्स द लॉस वो भी लिखा हुआ है। तो दीज 8 डिफरेंसेस अगर मिस हुआ है चेक कर लीजिएगा, ये भी एग्जाम में आपको पढ़ना पड़ेगा। नाउ सेक्शन 7 एंड सेक्शन 8। सेक्शन 7 क्या बोलता है कि गुड्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, मैं वापस बोल रहा हूँ वीडियो में, कोई स्पेसिफिक गुड्स का सेल हो रहा है, एंड जिस समय हो रहा था गुड्स ऑलरेडी डैमेज था, किसी को पता ही नहीं था, तो सेलर की लायबिलिटी नहीं होगी कॉम्पनसेट करने की, वॉइड एग्रीमेंट की तरह ट्रीट होगा। पर ये रूल कब अप्लाई होता है? स्पेसिफिक गुड्स का जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो। वैसे ही सेक्शन 8 में आफ्टर द अग्रीमेंट टू सेल,
आफ्टर, ये तो था व्हेन देयर इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर सेल ऑफ स्पेसिफिक गुड्स, स्क्रीन दिख रहा है आपको, एनालिसिस जो हमने क्लास में एक एक शब्द को लेकर किया था। सेक्शन 8 में अग्रीमेंट टू सेल स्पेसिफिक गुड्स एंड लेटर आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल बट बिफोर द सेल, दोनों की गलती नहीं है, बायर एंड सेलर की गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए, तो ऐसे की सिचुएशन में अग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। जैसे हॉर्स का ट्रायल रन के लिए अप्लाई थे और फिर वो डैमेज हो गया किसी की गलती के बिना, तो अब सेलर को कॉम्पनसेट नहीं करना पड़ेगा बायर को। सेक्शन 7 एंड 8 घुमा के आता है, तुमको ये देखना पड़ेगा डैमेज कब हो रहा है। एट द टाइम पहले से अगर स्पेसिफिक गुड्स डैमेज था तो 7 लगा देना, और आफ्टर अग्रीमेंट टू सेल एंड बिफोर द सेल होता है तो 8 लगा देना। सेक्शन 9 प्राइसिंग के बारे में आप देखोगे 3 मोड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट में फिक्स हो या कैसे प्रोसीड्यूर ऑफ फिक्सिंग होगी वो लिखी हुई हो। एग्जैक्ट प्राइस नहीं लिखा है पर वैल्यूअर एक फिक्स करेंगे वो लिख देंगे, वो भी सर्टेन माना जाता है, या एज पर द पास्ट डीलिंग्स भी आप फिक्स कर सकते हो। तीनों मोड दिया हुआ है। नाउ सेक्शन 9 से भी इंपॉर्टेंट है 10, व्हेन देयर इज एन अग्रीमेंट टू सेल, ये तीनों राइट है, एमसीक्यू में आता है तो सब लोग फिक्स बाय द कॉन्ट्रैक्ट को टिक करके आते हैं, तीनों ऑप्शंस करेक्ट है। Now, when there's an agreement to sell specific goods that the price will be fixed by a third party and third party is unable to make valuation क्योंकि या तो आप बदमाशी कर रहे हैं या वो आलसी है, then agreement is void. But अगर goods already delivered है, buyer ने start using the goods कर दिया है, then उसको reasonable market price देना पड़ेगा। And third party को कोई जानबूझ के valuation नहीं करने दिया था, the defaulting party जो है उसके खिलाफ पार्टी नॉट इन डिफॉल्ट कॉम्पनसेशन का सूट फाइल करेगा। तो बहुत इजीली लाइट करके पढ़ना, हिंदी, मारवाड़ी, बंगाली, उर्दू, जो भाषा आता है, पंजाबी, मेक इट वेरी कूल, मेक इट एज इफ यू आर एक्सप्लेनिंग टू योरसेल्फ, तो आप रिटेन कर पाओगे। अगर आपसे इंग्लिश में जाओगे ना, व्हेन देयर इज एंड व्हेन देयर इज एंड व्हेन देयर इज एंड, तो आप रिटेन नहीं कर पाओगे। तो ये हो गया सेक्शन 10। टाइम ऑफ डिलीवरी इंपॉर्टेंट होता है यूजुअली, टाइम ऑफ पेमेंट यूजुअली इंपॉर्टेंट नहीं है। नाउ कंडीशन एंड वारंटी में क्या होता है, हमने क्लास में देखा था, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, ये यूजुअली कॉन्ट्रैक्ट में एक्सप्रेस होते हैं, कई बार इंप्लाइड होते हैं। कंडीशन एक ऐसा क्लॉज है कॉन्ट्रैक्ट में विच इज इसेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। वारंटी एक ऐसा क्लॉज है, ऐसा कोवेनेंट है विच इज कोलैटरल टू द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर ब्रीच ऑफ कंडीशन होता है ना, तो आप कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कर सकते हो, प्लस मैंने दिया होगा आप डैमेजेस भी मांग सकते हो। ब्रीच ऑफ वारंटी में आप सिर्फ डैमेजेस मांग सकते हो। ब्रीच ऑफ कंडीशन में भी ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी, बट ब्रीच ऑफ वारंटी राही का पहाड़ नहीं बना सकते। और मैंने कई एग्जांपल्स दिए थे ब्रीच ऑफ कंडीशन के। एगलेस केक मेरे कंडीशन था खरीदने के पहले, आपने एग वाला केक दे दिया। माइलेज ऑफ कार मैंने बोला था ऐसा सजेस्ट करिए जिसकी बढ़िया बॉटल में पानी हॉट रहे 3 घंटा, मेरे कंडीशन था। तो ये सब अगर कंप्लाई नहीं हो, हम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं। हॉर्न्स ऑफ कार नॉट वर्किंग, इसके लिए आप कार का डील कैंसिल नहीं कर सकते, रिपेयरिंग हो जाएगा। आफ्टर सेल सर्विस आपकी प्रॉपर नहीं थी, ठीक करवा देंगे। तो दीज आर वारंटीज। नाउ इसमें हम लोग एक चीज देखा था, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कई बार कि ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी कब माना जाता है। पार्टी खुद वॉलंटरली अपनी इच्छा से मानती है अपने खुद के बेनिफिट के लिए कि अब ठीक है कॉम्प्रोमाइज करके रख लेते हैं, माल कहीं मिल नहीं रहा है। या नेक्स्ट कई बार compulsory treatment, the contract is not divisible and the buyer has already accepted part or whole of the goods, now उसको मानना ही पड़ेगा। मैंने आपको है ना बोला था ये वाला चावल दीजिए, आपने मिक्स करके ऐसे चावल दे दिया और मैं आधा खा भी चुका हूँ, रख भी चुका हूँ, तो मुझे रखना ही पड़ेगा। तो ऐसे कई एग्जांपल्स मैंने दिए थे। स्टोन चिप्स को लेके मैंने कोई डायमेंशन स्पेसिफाई किए थे, आपका जो कॉम्पोजिशन आया वो इतना मिक्स फैशन में था, मैंने आधा रास्ता पे लगवा भी दिया, अब मुझे रखना ही पड़ेगा। इंग्लिश, when the contract is not divisible and the buyer has accepted the goods or part thereof, the breach of condition can be treated as a breach of warranty, but if divisible he can repudiate the remaining part। और कई बार ब्रीच ऑफ कंडीशन को ब्रीच ऑफ वारंटी क्यों माना जाता है? इट इज एक्सक्यूज बाय इम्पॉसिबिलिटी और अदरवाइज गवर्नमेंट के लॉ चेंज हो गए, या सपोज सुपरविनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गया, या मैंने कुछ टाइम लिख दिया था और उस टाइम के पहले मैं दे नहीं पा रहा हूँ, फ्लड आ गया। तो ये 3 केसेस हैं जो आपको लर्न होने चाहिए व्हेन ब्रीच ऑफ कंडीशन इज ट्रीटेड एज ब्रीच ऑफ वारंटी। नाउ इम्प्लाइड कंडीशंस बहुत सारे हैं, यहाँ पे आप देखोगे इम्प्लाइड कंडीशंस बाय लॉ का मतलब क्या है कि यहाँ पर सेलर इज लायबल टू द बायर if implied conditions are not satisfied. What is the meaning? Buyer can cancel the contract and claim damages. So in any contract of sale, there's an implied condition that the seller is the owner. He has the right to transfer the ownership. This is implied condition as to title. But if the circumstances show कि ऐसा कभी intention था नहीं, मतलब आप अगर चोर बाजार में आप बायर है और सेलर से खरीद रहे हो तो आपको ही पता था वो माल गलत भी निकल सकता है, इन केस में आप सेलर से क्लेम नहीं कर सकते कि रियल ओनर तो मुझसे ले जा रहा है, अब तुम मुझे वापस एक गाड़ी दो या कॉम्पनसेशन करो। यू कैन नॉट डू दैट। ओके, सेल बाय सैंपल, अगर कोई शो किया गया, केस स्टडी में शो वर्ड आता है या आता है बल्क था, बल्क में से आपको एक चावल का एक बाटी दिखाया गया है, तो अगर तुमको एक सैंपल दिखाया गया है तो बल्क मस्ट मैच विद द सैंपल इन क्वालिटी। यू हैव
to be given a reasonable opportunity of comparing the bulk with the sample before delivery, and the bulk should not have any hidden latent defect. तुमको दिखाया वो मैच हो रहा है, पर अंदर चावल में लट लगे हुए हैं, वो पानी में डालने के बाद बाहर आते हैं लट, तो इसमें आप नहीं बोल सकते हम तो दिखाए थे, जो दिखाए थे वही दिए। थर्ड कंडीशन भी चेक करना पड़ेगा कि वो अनमर्चेंटेबल ना हो जाए, कोई हिडन लेटेंट डिफेक्ट ना हो। अगर क्लियर विजिबल पेटेंट डिफेक्ट हो तो आप सेलर को नहीं पकड़ सकते, बायर ठीक से एग्जामिन क्यों नहीं किया। पर हिडन लेटेंट डिफेक्ट के लिए तो ये जो सुन रहे हैं ना आप, ये आपको याद रहेगा। दिस इज सेल बाय सैंपल के तीनों पॉइंट्स यहां पर है, आप एक चेक करिए। तो ये सब वर्ड आता है, बल्क, शोड, तो आपको एग्जाम में याद आ जाता है। ऑल थ्री कंडीशंस टू बी सैटिस्फाइड इन दिस पर्टिकुलर आंसर। सेल बाय डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, मुझे कोल्हापुरी चप्पल दीजिए, बनारसी साड़ी दीजिए, इजिप्शियन कॉटन दीजिए, तो अगर आपने कोई डिस्क्रिप्शन स्पेसिफाई किया सेलर को बोल के लिया तो इट विल मैच विद द डिस्क्रिप्शन। अगर डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल दोनों है, आपने बोला था मुझे बासमती चावल दीजिए, वो आपको एक सैंपल दिखाया, ये देखिए लंबे लंबे चावल तो थे, हाँ, और आपको भी लगा बनारसी है, ऐसा ही देंगे ना, बोला हाँ, और वैसा ही दिया है, पर बाद में पता चला सैंपल जो दिखाया वो ही दिया है, पर वो कभी बासमती चावल था ही नहीं। तो आप बोले कैंसिल करना चाहते हैं, वो बोलता है जो सैंपल दिखाया था वही तो दिया है। सैंपल तो मैच किया, पर डिस्क्रिप्शन भी अब मैच करना पड़ेगा। अगर मैंने सेल बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन लिया है, कई बार पैकिंग भी पार्ट ऑफ डिस्क्रिप्शन होता है। वैसे यहां पर याद आया कि ट्रेडमार्क होता है ना गुड्स का कोई, तो अगर किसी दूसरे का नाम यूज करके, सपोज नेस्ले एक ब्रांड है और आपने उसका नाम यूज करके NESLEY एक नकली ब्रांड बना के किसी को बेच रहे हैं, तो ट्रेडमार्क किसी का इन्फ्रिंज करना, ये MCQ में आ जाता है कई बार, ये भी कंडीशन एज टू टाइटल का उल्लंघन है। मार्क कर लीजिएगा अगर कोई का मिस हुआ है। पक्का एवरीवन? तो डिस्क्रिप्शन वाला भी क्लियर हो गया। एंड बायर गेट्स रिमेडी। अब इसमें एक पॉइंट है, सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन में सेलर बोलता है I showed you, you approved it, now you cannot cancel। हम तो दिखा के बेचे, तो सब लोग का माइंड वहां जाता है, हाँ जो दिखाया है वही तो दिया, अगले का गलती है। अरे तुम डिस्क्रिप्शन मैच ही नहीं करवा रहे हो, मानते हैं सैंपल तुम्हारा मैच हो गया, तो buyer gets remedy even after inspection of the sample he could not identify that goods were not basmati rice, तो भी buyer को remedy मिलेगा, क्योंकि जब वो डिस्क्रिप्शन एंड सैंपल दोनों स्पेसिफाई कर दिया है। अगर नहीं किया और बाद में आके चिल्लाता है हम तो बासमती चावल सोच के खरीदे थे, did you ever describe what your requirements, now you cannot take this advantage। तो दिस इज सेल बाय डिस्क्रिप्शन में buyer gets remedy। याद रखना केस स्टडी में, even after inspection of the sample he could not identify that the goods are not according to sample। कंडीशन एज टू क्वालिटी और फिटनेस, अगर ये इसमें 3 पॉइंट्स हैं, तुम भी अपने आंसर्स में चेक करो, इसमें 3 पॉइंट्स हैं। बायर ने क्लियरली बता दिया पर्टिकुलर पर्पस हमको क्यों चाहिए, ही रिलाइड ऑन सेलर स्किल एंड जजमेंट, एंड गुड्स ऐसे सेलर से खरीद रहा है जो उस डील में डील करता है, देन द गुड्स विल बी सुटेबल फॉर द पर्टिकुलर पर्पस फॉर विच ही हैज बॉट। आप एक कपड़े की दुकान में गए, ये कपड़ा दे दीजिए, शाम को उसको आके बोलते हो हमको तो ये नहीं सूट कर रहा है, अरे डिड यू टेल यू डोंट वांट सैटिन का कपड़ा, यू वांट प्योर 100% कॉटन। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं किया तो उसकी क्या गलती है, तो यू हैव टू disclose the particular purpose, rely on seller's skill and judgment, and buy it from the seller who deals in that goods। तीनों सेटिस्फाई करना। अगर अपने फ्रेंड से ऐसे ही ले आते हो जो उसका डीलर नहीं है, वो कहीं और से बस खरीद के रखा था अपने पास, ये सब रूल अप्लाई नहीं कर सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अगर गुड्स आप पेटेंट और ट्रेडमार्क के अंदर लाते हो कि मुझे इस ब्रांड का फैन दीजिए, अब उस ब्रांड का फैन अच्छा नहीं निकलता है, तो ये वाला 16 सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं करेगा। डिस्क्रिप्शन वॉज 15 17 क्या अभी आगे आएगा, सैंपल वॉज 17 ये 14 17 15 16 सबसेक्शन 2। बट पर्टिकुलर ब्रांड का फैन आपने लिया और फैन चलता ही नहीं है, तो भी 16(2) नहीं अप्लाई करेगा। बट एक हम दूसरा क्लॉज दिखाएंगे, मर्चेंटेबिलिटी, वो यूजेबल ही नहीं है, जिस काम के लिए कोई भी ऑर्डिनरी आदमी लेगा, वो ट्रिगर करवा सकते हो ब्रांड वाले में, ट्रेडमार्क में, पर ये ट्रिगर नहीं होगा। आपने बॉर्नविटा हेल्थ ड्रिंक ऐसे नाम लिखा हुआ है, वो नाम देख कर लिया है, बॉर्नविटा हेल्थ ड्रिंक दीजिए, मेरे को हेल्थ बनाना है, तो अब आप अगर हेल्थ नहीं बनता है तो आप ये 16(2) ट्रिगर नहीं करवा सकते। आर यू अंडरस्टैंडिंग? तुमने खुद ही ये डिमांड किया था मेरे को ये वाला चाहिए, हाजमोला चाहिए, डाइजेस्टिव पिल्स, तो तुम 16(2) ट्रिगर नहीं करा सकते कि डाइजेशन बढ़िया हुआ ही नहीं हमारा। तो ओके, गुड्स सोल्ड अंडर पेटेंट ट्रेडमार्क एक्सप्लेन। मर्चेंटेबल क्वालिटी, मुझे लगता है ये भी एग्जाम के लिए बहुत पॉपुलर है। मर्चेंटेबल क्वालिटी को मैं जूम करता हूँ। सबसे पहले इट शुड बी फिट फॉर द पर्पस फॉर विच यू आर यूज। आप फ्रिज खरीद रहे हो, ठंडा नहीं हो रहा है, वॉशिंग मशीन में कपड़े नहीं धुल रहे हैं, फेविकॉल में एडहेसिव क्वालिटी नहीं है, टॉय खरीदे उसमें किल्ली निकल के बच्चे के आंख में चला गया, स्लाइडिंग विंडो लगाए, विंडो अचानक घसक के लोगों के ऊपर गिर गया रोड साइड पर, तो कंडीशन अप्लाइज। इसमें
अब चाहे आप सेलर को पूरा डिस्क्लोजर दिए थे या नहीं दिए थे, पर ऑफ कोर्स दिस कंडीशन अप्लाइज even when the goods are sold under brand name. This condition applies even when the buyer relies, even if the buyer does not rely on the skill and judgment of the seller, तो भी merchantability तो होना चाहिए. So when the goods are bought by description from a seller who deals in goods of that description, there is an implied condition that it will be fit for the purpose for which they are bought. If the buyer had examined the goods and he could have discovered that there is a mistake in the Fevicol का पूरा pack, then he cannot claim this. He should be given an opportunity of examining. तो ये एग्जामिनेशन वाला पॉइंट भी ध्यान से देखिए. आप कोकिंग कोल लेके आते हैं, कोयला बर्स्ट हो जाता है, वो भी बोला जाएगा मर्चेंटेबल क्वालिटी का नहीं है. तो इसमें एक बहुत फेमस एक कहावत था, यहाँ पे मैंने लिखा था सेक्शन 15 के लिए भी, डिस्क्रिप्शन के लिए भी. इफ यू कॉन्ट्रैक्ट टू सेल पीज यू कैन नॉट सेल बीन्स. ये डिस्क्रिप्शन वाला है जो मैच नहीं होता, इसको घुमा के भी कई बार पूछते हैं. तो आई एम वेटिंग, आई एम गिविंग यू टाइम, रीड ऑल दिस एग्जाम्पल्स. तो मर्चेंटेबिलिटी वाला वर्ड टू वर्ड याद करके जाइएगा, लोगों को इसमें यूजुअली प्रॉब्लम होता है. प्रैक्टिस अगर कई लोग पूछते हैं एग्जाम के एक दिन पहले क्या करना है, तो मर्चेंटेबिलिटी वाला क्लॉज कैसे घुमा के आता है. सर हमको समझ में नहीं आता एग्जाम में हम क्वालिटी या फिटनेस लगाएं या मर्चेंटेबिलिटी लगाएं. तो याद रखिएगा, आपको अगर डाउट हो आप दोनों पैराग्राफ समझा के लिख दीजिए, दोनों में से तो एक लग ही जाता है यूजुअली. प्लीज प्रैक्टिस दिस, फिर बाद में मत बोलना मैं भूल गया था आंसर लिखना ठीक से. ईटेबल्स में होलसमनेस मतलब खाने लायक होना चाहिए. ट्रेड प्रैक्टिसेस के द्वारा भी कुछ इंप्लाइड कंडीशंस लागू हो जाते हैं. हिमाचल से आपके यहाँ एप्पल आते हैं तो हमेशा रॉ एप्पल्स ही लोड करते हैं पहले ट्रक पर, उसके बारे में लिखा हुआ है. और कुछ ये इंप्लाइड कंडीशंस और कोई ना हटाया भी जा सकता है एक्सप्रेसली लिख करके कि ये हमारे अप्लाई नहीं करेगा. एंड देयर आर अदर लॉज लाइक फूड एडल्ट्रेशन एक्ट, लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट, इसमें भी कई इंप्लाइड कंडीशंस होते हैं जो हमारे ऊपर लागू हो जाते हैं. तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन था ना. उसी तरह एक क्वेश्चन आ गया इंप्लाइड वारंटीज. 4 है यहाँ पर, वहाँ पे तो 9 थे. 9 को याद करने का मैंने एक टेक्निक बताया था कि TDS जो होता है ना हमारे देश में, TDS फिनेंस मिनिस्टर अनाउंस करते हैं, उनकी बातों में वजन होता है. 6-7 पॉइंट्स थे यहाँ पर, 9 पॉइंट्स थे. टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सैंपल, फिर एक डिस्क्रिप्शन सैंपल अलग से. F is fitness for particular purpose, M is merchantability, W is wholesomeness, T is trade practices, and other points are also there, other laws are also there. Now implied warranties में आप देखोगे, implied warranties की बातें उठ रही हैं. implied warranties में आप देखोगे कि there is an implied condition, buyer have the right to enjoy quiet possession. ये कब होता है? जब आपकी टाइटल सेलर की डिस्टर्ब होती है, रियल ओनर आपसे भी ले जाता है, तो आपका क्वाइट पोजेशन डिस्टर्ब अगर हुआ तो आप डैमेजेस भी क्लेम करोगे. यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल भी दिया है, बहुत अच्छा सा पढ़िएगा. आपको जो गुड्स बेचा जा रहा है वो फ्री फ्रॉम एनी प्लेज होना चाहिए, मतलब वो गुड्स ऑलरेडी किसी को गिरवी दी हुई नहीं होना चाहिए, फिर सेलर ने आपको दे दिया, वो आदमी ने आपको दे दिया. अगर ऐसा होता है, बायर कैन आस्क द सेलर कि भैया हमको तो फ्री करके दो, तुम वो लोन चुकाओ, वो आदमी हमसे क्यों मांगने आया है, एंड मेक इट फ्री. बायर कैन डिमांड and ask the seller that goods shall be free from any type of pledge security. मैं mortgage नहीं बोल रहा हूँ because mortgage तो immovable property के लिए होता है. So buyer can ask the seller to repay the loan. Point number 3, dangerous nature of the goods disclose किए जाए. तो कोई harmful chemical बेच रहे हैं तो उसका नॉब ठीक से बंद हो, safety instructions लिखा रहे. And और भी trade practices trades के द्वारा यहाँ पर आ सकते हैं. तो उसी तरह हमने डॉक्ट्रिन ऑफ कैवियर टेम्पटर देखा, जहां पे आपको ये बताना पड़ता है कि बायर शुड बी अवेयर, इट इज नॉट सेलर्स ड्यूटी दैट द गुड्स हैज टू बी सुटेबल फॉर द बायर्स पर्टिकुलर पर्पस. फिर एक लाइन, देयर इज नो इंप्लाइड कंडीशन, नो इंप्लाइड वारंटी दैट द गुड्स शैल बी फिट फॉर योर पर्टिकुलर पर्पस. ये भी कैवियर टेम्पटर का लाइन है. तो इसके एक्सेप्शंस क्या होते हैं पता है? कि जहां पर सेलर कॉम्पनसेट करेगा बायर को, तो इंप्लाइड कंडीशंस सारे इसके एक्सेप्शन है. और एक एक्स्ट्रा पॉइंट और है यहाँ पर, आप देखोगे फ्रॉड से रिलेटेड कि सेलर एक्टिवली कंसील कर रहा है डिफेक्ट इन द गुड्स, तो ये भी यहां पर कवर हो जाता है. तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट में हमने बहुत कुछ देखा था इसी क्लास में. नाउ डिलीवरी हमने देखा था, वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम सेलर टू द बायर, दिस इज कॉल्ड डिलीवरी. एक्चुअल डिलीवरी में फिजिकल डिलीवरी इन्वॉल्व है. सिंबॉलिक डिलीवरी टेक्स प्लेस. हाउ डज सिंबॉलिक डिलीवरी टेक्स प्लेस? when some keys are delivered or documents of title to the goods are delivered. So this is your symbolic delivery. Constructive delivery में there's no actual change in the physical custody of the goods. By acknowledgement constructive delivery takes place. तो document of title क्या होता है? ये ownership show भी करता है और आपको full control देता है goods का.
और इसके आधार पे आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो। लाइक आरसी, गाड़ी का जो आरसी होता है दैट इज डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल। अगर आप गाड़ी ट्रांसफर करना चाहते हो तो आरसी में इंडोर्समेंट करके आप ट्रांसफर नहीं कर सकते, उसके लिए अलग पेपर्स होते हैं मोटर व्हीकल्स एक्ट के अंदर। तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल आर लाइक शेयर सर्टिफिकेट, कि आप शेयर्स ट्रांसफर करना चाहते हो तो शेयर सर्टिफिकेट के पीछे लिखने से ट्रांसफर नहीं होता, अलग से ट्रांसफर फॉर्म होता है, पढ़ोगे। तो डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल इज ओनली शोइंग टाइटल, इट इज नॉट गिविंग यू ओनरशिप, इट इज नॉट गिविंग यू फुल कंट्रोल टू ट्रांसफर द ओनरशिप। ऑफ टाइटल एंड शोइंग टाइटल में याद रखिएगा, डिलीवरी ऑर्डर ऑफ टाइटल है, रेलवे रिसीट ऑफ टाइटल है, बिल ऑफ लीडिंग ऑफ टाइटल है, ये एमसीक्यू में कई बार आता है। बट एक शिप पे जब लोडिंग हो जाती है, कार्गो का एक लोडिंग कंप्लीट होने के बाद एक रिसीट आता है, दैट इज शोइंग टाइटल, मेड्स रिसीट की गुड्स किसका था। तो ये लिस्ट यहां पर थे, लिस्ट इज नॉट एग्जॉस्टिव, इट इज ओनली इलस्ट्रेटिव। याद रहेगा सिंबॉलिक एंड कंस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव के लिए एक एग्जाम्पल था कि बर्दवान में एक गुड्स, सारे सबके गुड्स एक ही वेयर हाउस में रहते थे। तो सेलर ने जब बायर को बेचा गुड्स, तो गुड्स अभी भी वहीं पर है, वेयर हाउस कीपर ने बायर को इन्फॉर्म कर दिया जो गुड्स हम उनके लिए होल्ड करते थे अब आपके लिए होल्ड करते हैं। तो गुड्स का एक्चुअल मूवमेंट नहीं हुआ, वेयर हाउस कीपर का एक्नॉलेजमेंट दैट नाउ ही इज होल्डिंग द गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ द बायर, दैट इज कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। रूल्स ऑफ डिलीवरी की नॉर्मली ये रूल्स अप्लाई करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्रेरी। यहाँ पर हु विल अप्लाई फॉर डिलीवरी, प्लेस ऑफ डिलीवरी यूजुअली कहाँ रहेंगे, ये सब पे छोटे छोटे एमसीक्यूज या पॉइंट्स आ सकते हैं। टाइम ऑफ डिलीवरी, गुड्स को पैकिंग करवाने का खर्चा यूजुअली किसका लगता है, सेलर का। थर्ड पार्टी के पास पोजेशन में है तो वह एक्नॉलेज करेगा। रॉन्ग क्वांटिटी या मिक्स्ड डिलीवरी में क्या होता है, बहुत सिंपल ऑप्शंस यहाँ दिए हुए हैं। एक्सेस डिलीवरी में 3 ऑप्शंस है, शॉर्ट डिलीवरी में 2 ऑप्शंस है, मिक्स्ड डिलीवरी में 2 ऑप्शंस है। एंड ये सारे जो हैं इट इज ऑल्सो सब्जेक्ट टू ट्रेड अग्रीमेंट या स्पेशल अग्रीमेंट और यू कस्टमरी प्रैक्टिसेस। दिख रहा है आपको, ये अच्छे से पॉज कर लेना, बहुत ईजी किया हुआ है। नाउ यहाँ पर सिंपल पॉइंट है, अगर सेलर रेडी है डिलीवरी के लिए, बायर ले नहीं रहा है, तो वो क्लेम क्या करेगा सेलर बायर से, लॉस भी जो उसको लग जाए एंड उसका गुड्स को स्टोर करने का खर्चा भी। इस टाइप के और पॉइंट्स है। अगर सेल और रिटर्न बेसिस पे सेल हुआ है, वो रिटर्न करना चाहता है बायर, तो बायर बस इन्फॉर्म कर देगा। इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट, बायर इज नॉट बाउंड टू रिटर्न, पहुंचाने की जिम्मेदारी उसकी नहीं है, बस इन्फॉर्म करने की जिम्मेदारी है। इन्फॉर्म नहीं करता तो माना जाएगा वो एक्सेप्टेंस हो गया। एक्सेप्टेंस ऑफ डिलीवरी कब माना जाता है, वो इन्फॉर्म कर दे या फर्दर सेल कर दे या कुछ ऐसा काम करे, या रख के रखा है कुछ इन्फॉर्म नहीं कर रहा, रीजनेबल टाइम ओवर हो गया। गुड्स में सपोज शिप से भेज रहा हूं और इसमें लिखा हुआ है एट सेलर्स रिस्क, और शिप डूब जाए तो सेलर के रिस्क पर रहेगा। पर शिप नहीं डूबा है या लुटेरे अगर सामान को ले जाएं तो भी सेलर का रिस्क पर है। पर क्या हुआ, आयरन रॉड्स भेज रहा था और उसमें रस्ट लग गया सी वाटर से, तो जो लॉस इंसिडेंटल टू द कॉज ऑफ ट्रांजिट है दैट विल फॉल ऑन द बायर। पूरा का पूरा शिप डूब जाए, ट्रक की एक्सीडेंट हो जाए तो वो रिस्क सेलर की होती है। बट थोड़े बहुत कांच के सामान थे वो डैमेज हो गए, जब वो नीचे गड्ढे और में आया थोड़े बहुत, तो वो रिस्क इंसिडेंटल टू द कॉज ऑफ ट्रांजिट विल फॉल ऑन द बायर। तो यहां से भी क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है। मैंने यहाँ पे 3-4 एग्जांपल्स भी लिखे थे, उसको भी आप नजर डाल लीजिएगा। इसी के बाद हमने ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है, स्पेसिफिक गुड्स में कब ट्रांसफर होता है। 3 केसेस हैं, डिलीवरेबल स्टेट में है, नहीं है, डिलीवरेबल स्टेट में है बट हमें कुछ मेजरमेंट या कुछ वैल्यूएशन करना है प्राइस को असर्टेन करने के लिए। अनसर्टेन गुड्स में कब ट्रांसफर होता है, सेल ऑन अप्रूवल में कब ट्रांसफर होता है। ये सेक्शन नंबर के रेंजेस भी दिए हुए हैं, तो ये हम लोग कल करेंगे। और एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, रिसेंटली एग्जाम में आया था, वो भी हम करेंगे 2025 में। व्हाट इज रिजर्वेशन ऑफ राइट टू डिस्पोज। सो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एक्ट मैं हो सकता है रिकॉर्ड आपके लिए करूं और फिर इसमें अटैच कर दूं। थैंक यू सो मच फॉर टुडे। इस रिवीजन को हम आगे बढ़ाते हैं, हमने अभी तक बहुत कुछ किया था, चलिए लेट्स मूव अहेड। तो ऐसे छोटे छोटे बूस्टर रिविजन्स मैं आपके लिए अलग अलग दिन में रिकॉर्ड करके रेडी कर रहा हूं। मेरा टाइम लग रहा है पर आपका टाइम बहुत कम लगेगा, बिकॉज बहुत मेहनत से इसमें क्या पॉइंट्स बोलना पड़ता है, वी मेक इट रेडी। ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है सेलर से बायर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी टर्म यू गेट 1 क्वेश्चन आउट ऑफ दिस। नंबर का रेंज थोड़ा याद रखना, तो 18 एंड 23 अनसर्टेन गुड्स से रिलेटेड है, 19, 20, 21, 22 स्पेसिफिक गुड्स से रिलेटेड है, एंड सेल ऑन अप्रूवल वाला 24। तो लुक हियर एवरीवन, स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है
ये डिपेंड करता है पार्टीज के इंटेंशन पर। पहला लाइन ये लिखोगे आंसर में, इंटेंशन कैसे पता लगता है, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कंडक्ट ऑफ पार्टीज एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस। अगर ये क्लैरिटी नहीं है, इफ द इंटेंशन इज नॉट क्लियर, टू फाइंड आउट द इंटेंशन वी अप्लाई फॉलोइंग रूल्स। यानी पहले तो हम कोशिश करते हैं टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से इंटेंशन पता चल जाए कि स्पेसिफिक और असर्टेन गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर हो रही है। पर अगर इंटेंशन क्लियर नहीं है, देन वी अप्लाई द फॉलोइंग रूल्स। अगर हमें टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देख के भी इंटेंशन समझ में नहीं आ रहा है, स्पेसिफिक गुड्स अगर डिलीवरेबल स्टेट में है, ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड इमीडिएटली एज सून एज द कॉन्ट्रैक्ट इज एंटर्ड इनटू। तो तुम्हें स्पेसिफिक वर्ड क्वेश्चन पेपर में समझना होगा पढ़ के, डिलीवरेबल स्टेट। सर अगर स्पेसिफिक गुड्स नॉट इन डिलीवरेबल स्टेट है 21, ये क्या बोलता है कि आप चेयर ले रहे थे, उसमें नीचे व्हील्स लगे थे, आप वो हटवाना चाहते हो। आप कहीं से कोई मोटरसाइकिल खरीदने गए सेकेंड हैंड दुकान से, पर उसका टायर पंक्चर है, तो टायर बना के आपके लिए रेडी करेगा, तो अभी डिलीवरेबल स्टेट में है नहीं, तो ओनरशिप कब ट्रांसफर होगा, व्हेन द गुड्स आर ब्रॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। रॉन्ग। एंड द बायर हैज नोटिस, तो एग्जाम में आएगा, वो दुकानदार के आग लग गया, वो फोन करता है बायर को, हम लोग आपका ना बाइक रेडी कर लिए थे, पंक्चर ठीक कर दिए थे, फिर आग लग गया, बाय अब आपका रिस्क है बिकॉज ओनरशिप आपको ट्रांसफर हो गई थी, हमने यूट्यूब में देखा है, व्हेन द गुड्स आर ब्रॉट इन डिलीवरेबल स्टेट। झाड़ा बायर, गंदी गंदी गालियां दिया कि रुकिए हम भी यूट्यूब पर देखते हैं और सही चैनल देखते हैं। गुड्स ब्रॉट इन डिलीवरेबल स्टेट के बाद एक नेक्स्ट लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड द बायर हैज बीन इन्फॉर्म्ड, ही हैज नोटिस ऑफ दिस। तो ये लाइन पर केस स्टडी आजकल बहुत आ रहा है, तो तुम सिर्फ डिलीवरेबल स्टेट देखते ही जंप मत करना एमसीक्यू में भी, एंड द बायर हैज नोटिस देयर ऑफ, बोथ द कंडीशंस हैव टू बी सैटिस्फाइड। सिमिलरली स्पेसिफिक गुड्स डिलीवरेबल स्टेट में भी है, पर देखना अगर सेलर को कुछ है ना प्राइस पता लगाने के लिए कुछ एक्ट करना है, कुछ सपोज गोल्ड या ज्वेलरी का सीज है तो उसको कुछ टेस्टिंग या वैल्यूएशन करना है, तो ऐसे सिचुएशन में जब तक वो एक्ट हो ना जाए प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए, चाहे वो डिलीवरेबल स्टेट में था, पर प्राइस डिटर्मिनेशन के लिए जब तक वो एक्ट हो ना जाए ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होगी। एंड एक्ट हो ना जाए पे भी ट्रांसफर नहीं हो रही है, एक्ट होने से भी ट्रांसफर नहीं हो रही है, बायर हैज नोटिस देयर ऑफ। तो जो लोग इसको लास्ट दिन सुन के गए हैं वो अपने केस स्टडी में ये दोनों पैरामीटर्स चेक करेंगे। तो 19, 20, 21, 22 ओवर। वैसे ही अनसर्टेन गुड्स में ओनरशिप कब ट्रांसफर होता है, शॉर्ट में तो आपको दिख गया, वो सीमेंट के बैग्स गोडाउन में है, उसमें से आपके लिए अलग हो रहा है, ऑयल बहुत सारे उसमें आपके लिए अलग हो रहा है, चावल के बहुत सारे बोरे हैं आपके लिए अलग हो रहा है। असर्टेन एंड अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन, यानी कि असर्टेन मतलब आपके लिए आपके डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स आपके लिए अलग किए गए हैं, डिस्क्रिप्शन और क्वालिटी, उनको आपके डिस्क्रिप्शन वाले गुड्स आपके लिए डिलीवरेबल स्टेट में लाए गए हैं पैकिंग करके, एंड फिर अनकंडीशनली एक कैरियर को दिया है बिना कोई राइट ऑफ डिस्पोजल रिजर्व करके, हमने एक कैरियर को दे दिया है। और ये जो अप्रोप्रिएशन है आपके लिए जो मैंने अलग किया है, या तो सेलर खुद करता है विद द कंसेंट ऑफ बायर, या बायर करता है विद द कंसेंट ऑफ सेलर। एंड असेंट may be express or implied either before or after appropriation। तो ये 6 पॉइंट्स आपको समझना पड़ेगा। ये अनकंडीशनल अप्रोप्रिएशन का मतलब है, सपोज मैं उसको देता हूं अपने कैरियर को, ये डिलीवरी ऑर्डर है पर उसको देना मत, गुड्स जो हम अलग किए जब तक वो कैश ना दे, ये बिल ऑफ एक्सचेंज है देना मत जब तक वो एक्सेप्ट ना करे। तो एक अलग क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, क्या सेलर के पास राइट ऑफ डिस्पोजल है? यस, कुछ कंडीशंस हो सकता है। And rule applies even if goods are delivered to carrier, but with a condition if you give, then right of disposal is reserved by the seller। उसी तरह 24 में हमने क्या देखा था कि अब ओनरशिप सेल ऑन अप्रूवल बेसिस पे कब जाती है। नंबर 1 कि अगर बायर इन्फॉर्म कर दे सेलर को that he has accepted the goods। Second case, buyer does any act which is considered as acceptance of the goods। buyer further pledge कर रहा है, buyer further sale कर रहा है, हो गया। Third case, अगर buyer fails to return the goods within the specified time, एक टाइम दिया गया था और उस टाइम के अंदर आप रिटर्न नहीं करते हैं तो माना जाएगा वो रख रहा है। कोई टाइम लिखा नहीं था पर एक रीजनेबल टाइम के अंदर वो रिटर्न नहीं किया तो माना जाएगा वो रख रहा है। तो एक्चुअल एक्सेप्टेंस, डीम्ड एक्सेप्टेंस एंड फेलियर टू रिटर्न विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम, तो ये केसेस हैं ओनरशिप पास होने के। फिर एक सेक्शन नंबर इसमें सेल फॉर कैश ओनली, ओनरशिप तभी जाएगा जब आप कैश पे करेंगे। तो इस पे बहुत सारे केस स्टडीज थे इंटरेस्टिंग, मैंने करवाए थे आपको। इसी क्लास में हमने सेक्शन 26 पढ़ा था एंड व्हाट डिड वी सी
रिस्क ट्रांसफर्स विद ओनरशिप, अच्छा ये कल हो गया था, मतलब ये अभी इसके पहले वाले ब्रेक में हो गया था. नाउ दिस वाज वेरी इंटरेस्टिंग, दैट इज नीमोडैट क्योर नॉन हैबिट. एक चोर मोबाइल फोन एक्स को बेचा. एक्स गुड फेथ में लिया है, कंसिडरेशन देकर लिया है, गुड फेथ में लिया है. क्या एक्स का टाइटल वैलिड है? तुम लोगों का प्रॉब्लम है, जैसे ही क्वेश्चन पेपर में गुड फेथ देखते हो ना भावुक हो जाते हो. अरे जो खुद ओनर नहीं है वो दूसरे को वैलिड टाइटल कैसे दे सकता है? तो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ नीमो डैट क्यू और नॉन हैबिट. नो वन कैन ट्रांसफर अ बेटर टाइटल देन व्हाट ही हिमसेल्फ हैज. क्वेश्चन पेपर में गुड फेथ और कंसिडरेशन देख के हड़बड़ाना बिल्कुल मत. बट देयर आर एक्सेप्शंस. वहां पर आप देखोगे गुड फेथ एंड कंसिडरेशन वाले लोगों को प्रोटेक्शन मिल रहा है. तो व्हाट आर द एक्सेप्शंस? अगर आप देखोगे, एक बिजनेस एजेंट के पोजेशन में गुड्स है, एक सेकेंड हैंड डीलर को आप ही ने गाड़ी डिस्प्ले करने के लिए दिया था, बेचो, उसके पास पोजेशन आपके कंसेंट से ऑर्डिनरी कोर्स में आया और आपके इंस्ट्रक्शंस थे इसके नीचे मत बेचना या अभी मत बेचना, पर उसने बेच दिया. थर्ड पार्टी ने गुड फेथ में कंसिडरेशन में लिया है, वैलिड टाइटल मिल जाएगा. बिजनेस एजेंट. पॉइंट गुड फेथ इंपॉर्टेंट नहीं, किसके पास पोजेशन में विद द कंसेंट था. उसी तरह वन ऑफ द जॉइंट ओनर्स वाज इन पोजेशन ऑफ द गुड्स विद द कंसेंट ऑफ अदर ओनर्स, पर बिना बाकियों से पूछे अगर वो गुड्स बेच देता है एंड थर्ड पार्टी गुड फेथ में लेता है, फॉर कंसिडरेशन लेता है, उसको वैलिड टाइटल मिल जाता है. तो इस वाले पॉइंट्स में आप देख रहे हो ना, ये बुलेट पॉइंट्स ए बी सी या ए बी सी डी ऑल हैव टू बी सेटिस्फाइड. सिर्फ ऐसे काला हेडिंग पढ़ने से नहीं होता है. वैसे ही बहुत सारे और पॉइंट्स थे, ये भी हमने पढ़ाए थे. आपने फ्रॉड या कोर्जन करके कोई से गुड्स हासिल कर लिया है तो सामने वाला कैंसिल कर सकता था, बट बिफोर ही कुड कैंसिल यू सोल्ड इट टू अनदर पर्सन एंड द बायर एक्टेड इन गुड फेथ एंड फॉर कंसिडरेशन. याद आया? उसी तरह एक सेलर के पास अभी भी पोजेशन पड़ा था, आफ्टर द सेल भी डिलीवरी नहीं लेके गया था, एंड न्यू बायर को रीसेल कर दे इन गुड फेथ एंड वैल्यू कंसिडरेशन मिल जाएगा. एक बायर ट्रायल रन के लिए लाया है, अभी तक उसको ओनरशिप नहीं मिला है, एंड वो थर्ड पार्टी को गुड फेथ एंड कंसिडरेशन में भेज दे, मिल जाएगा. उसी तरह एक अनपेड सेलर जो राइट ऑफ लियन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज कर दिया है, वो अगर बेच दे, इवन दो नोटिस ऑफ रीसेल वाज नॉट गिवन टू द ओरिजिनल बायर, स्टिल इट्स अ वैलिड टाइटल. क्योंकि एग्जाम में अगर नोटिस ऑफ रीसेल नहीं दिया और तुम भावुक हो जाओगे, बिना नोटिस बेचा है, गलत बात है. अरे तो भी ये वैलिड टाइटल है इवन दो नोटिस ऑफ रीसेल वाज नॉट गिवन. ऐसे केस में जब लॉस होगा, रीसेल का नोटिस नहीं दिया है, तो लॉस अब हम वापस उससे नहीं मांग सकते बायर से. गेन होगा तो गेन उसको हैंडओवर करना पड़ेगा. अंडरस्टूड? और एक्सेप्शन क्या है? फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स, वो भी अगर रीसेल कर दे, चाहे वो ओनर नहीं है, ओनर कुड नॉट बी फाउंड, ओनर वाज फाउंड बट ही वाज नॉट पेइंग द लॉफुल चार्जेस, गुड्स आर पेरिशेबल एंड लॉफुल चार्जेस आर ऑलरेडी बहुत लग गए हैं, 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स. प्लेजी भी अगर आप उसका पैसा बैंक का नहीं दे, वो आपके गुड्स को बेच सकता है. आप इंसॉल्वेंट होते हैं तो आपका जो कोर्ट का आदमी आता है वो गुड्स को बेच सकता है. ये सेल बाय फाइंडर वाले को भी पॉज करके अच्छे से पढ़ना कि कब उसको अलाउड है बेचना. इसी तरह हमने और भी पॉइंट्स पढ़े थे. अनपेड सेलर, अनपेड सेलर जिसका पेमेंट प्राइस का नहीं गया, सिर्फ प्राइस अमाउंट के लिए वो अनपेड सेलर है. उसका एजेंट, उसका सेल्समैन जो उसके बिहाफ में गुड्स बेचता है, कंसाइनर, वो भी अनपेड सेलर हो सकता है. अनपेड सेलर के राइट्स गुड्स के अगेंस्ट में क्या होते हैं, बायर के अगेंस्ट में क्या होते हैं? गुड्स के अगेंस्ट में राइट ऑफ लियन, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एंड राइट ऑफ रीसेल. एंड बायर के अगेंस्ट में भी अलग है. तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कौन सा पूछा गया है. अब मैं आपको दिखाता हूं राइट ऑफ लियन कब एक्सरसाइज होगा, जब उसके पास पोजेशन में गुड्स है ना. एक पॉइंट है ये. एंड इन तीनों में से एक भी हो जाए, इंसॉल्वेंट हो गया हो, या कैश सेल्स की बात थी वो कैश दे नहीं रहे, माल रोकेंगे. क्रेडिट सेल की बात थी हम मानते पर क्रेडिट पीरियड ओवर हो गया, हम माल रोकेंगे, नहीं देंगे डिलीवरी. तीनों में से कोई भी एक हो जाए. पर आप थोड़ी देर बाद स्टॉपेज इन ट्रांजिट पढ़ोगे, वहां गुड्स जब ट्रांजिट में हो एंड बायर का इंसॉल्वेंट होना जरूरी होता है. देखो राइट ऑफ लियन में इंसॉल्वेंसी वाज वन ऑफ द कंडीशन. इवन इफ ही इज नॉट इंसॉल्वेंट आई कुड रिटेन द पोजेशन एंड मैं आपको नहीं दूंगा. पर राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट में इन ट्रांजिट एंड इंसॉल्वेंट होना जरूरी है. इंसॉल्वेंट जरूरी नहीं कि कोर्ट डिक्लेयर किया हो. तब सर कैसे हो गया वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर? ही इज अनेबल टू पे डेट्स इन द ड्यू कोर्स, तो भी वो इंसॉल्वेंट माना जाता है. अब यहां पे क्वेश्चन स्टूडेंट्स को समझना चाहिए, मैंने लिखा भी है. ट्रांजिट कब तक चल रहा होता है या ट्रांजिट कम्स टू एन एंड, इस पे केस स्टडी आते हैं कि अगर बायर पहले ही गुड्स का डिलीवरी ले लिया, डेस्टिनेशन में पहुंचने के पहले, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड. या ट्रक वाले ने 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले उसको एक्नॉलेज कर दिया, बाबूजी आपका सामान लेके आ रहे हैं, हम पहुंच गए. एंड बायर ने एक फर्दर डेस्टिनेशन और बता दिया, मेरे उस गोडाउन में लेके जाओ.
पर क्योंकि आप एक्नॉलेज कर दिए थे आपका सामान लेके आ रहे हैं कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। या ऑलमोस्ट आप पहुंच गए और कैरियर एक्स्ट्रा पैसा मांग रहा है, रॉन्गफुली आपको दे नहीं रहा है, देन ऑल्सो ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। या पार्ट डिलीवरी हो गई है एंड समटाइम पार्ट डिलीवरी अमाउंट्स टू फुल डिलीवरी, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। तो केस स्टडी में ट्रांजिट कम्स टू एन एंड के केसेस आते हैं। और कई बार तुम लोग को बस लगता है ट्रक चल रहा है, स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, हम रोकेंगे, राइट। बायर का इंस्टॉलमेंट होना जरूरी है स्टॉपेज इन ट्रांजिट में। एंड अगर आपने बायर के कैरियर में ही माल लाद करके भेजा है, तो इफ गुड्स आर डिलीवर्ड टू कैरियर व्हिच वाज हायर्ड बाय द बायर, ट्रांजिट कम्स टू एन एंड। एंड जब ट्रांजिट खत्म होता है, हम राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करते हैं जब, तो बायर क्या मेरे से डिलीवरी मांग सकता है? अभी भी मांग सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल कैंसिल नहीं हुआ है, वो प्राइस देकर मांग सकता है। तुम तो ज्यादा ही सोच लिए, वो गुस्सा हो गया, अब वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर देगा। सिर्फ माल रोके, कॉन्ट्रैक्ट चालू है अभी भी। आर यू अंडरस्टैंडिंग? स्क्रीन दिख रहा है? उसी तरह राइट ऑफ लिएन कब खत्म होता है, या राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट। सपोज मैं अनपेड सेलर हूं, ओके, बायर के गुड्स मेरे पास पड़े हैं, बायर ने पर आगे किसी और को बेच दिया, तो भी मैं राइट ऑफ लिएन एक्सरसाइज करूंगा। तो कोई एग्जाम में बुद्धू बनाएगा दैट न्यू बायर एक्टेड इन गुड फेथ, तो भी मैं राइट ऑफ लिएन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज करूंगा। मेरा राइट अफेक्ट नहीं होता है आपके फर्दर सेल या फर्दर प्लेज से। बट अगर मैंने खुद ही, अनपेड सेलर ने कंसेंट दिया था फर्दर सेल प्लेज पर, या मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल आपके नाम का आपको भेजा था, एंड आपने उसके आधार पे एक बोनाफाइड बायर को कंसिडरेशन में सामान दिया है, तो मेरे राइट्स ऑफ लिएन एंड स्टॉपेज इन ट्रांजिट चले जाएंगे। और कई केसेस यहां दिख रहे हैं कि मैं लिएन एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा अगर मैं रिन्यू करता हूं क्रेडिट पीरियड को, या मैं कोई नया सिक्योरिटी ले लेता हूं, तो मैं राइट ऑफ लिएन एक्सरसाइज नहीं कर पाऊंगा। ये राइट मैं किसी और को असाइन नहीं कर सकता। मैं राइट तभी भी एक्सरसाइज करूंगा चाहे कोई डिक्री, कोर्ट का जजमेंट मेरे फेवर में आ गया है, तो भी मेरा राइट ऑफ लिएन मेरा रहेगा। तो ये सारी बातें मैंने आपको यहां पर पढ़ा दी है, आपने रिवाइज भी कर लिया है। राइट ऑफ रीसेल में क्या नोटिस चाहिए होती है? नहीं चाहिए होती है। दो केसेस स्क्रीन देखिए। नोटिस ऑफ रीसेल, अगर कॉन्ट्रैक्ट में पहले से लिखा है, केस नंबर 2 दिख रहा है कि आप अगर डिफॉल्ट करेंगे तो हम गुड्स को बेचेंगे, कैन यू सी दिस लाइन, तो हम नहीं देंगे। और एक गुड्स अगर पेरिशेबल है तो हम नोटिस ऑफ रीसेल नहीं देंगे तो भी चलेगा। और अगर हम नहीं देते हैं, अगर हम दे देते हैं नोटिस, बाकी केसेस में देना है मेरे को, अगर मैं देता हूं फिर मैं बेचता हूं, लॉस होता है, आई विल रिकवर। सरप्लस होता है, मुझे नहीं हैंड ओवर करना है बायर को, क्योंकि मैं उसको उसी की बदतमीजी के लिए फायदा उठाने नहीं दूंगा। उसी तरह बिना नोटिस दिए अगर मैं बेचता हूं और लॉस होता है, मैं बायर से अब नहीं मांग सकता। बिना नोटिस दिए अगर मैं बेचता हूं और कोई गेन हो जाता है, तो वो मुझे हैंड ओवर करना पड़ेगा बायर को। आर यू अंडरस्टैंडिंग? एंड लुक एट द लास्ट नोट। बिना नोटिस दिए भी अनपेड सेलर आगे भी बेच देता है, तो even if he is not the owner, the new buyer gets a good title. Now ये क्या है? अगर ओनरशिप बायर को गई नहीं अभी तक, ओके, तो राइट ऑफ लिएन में कर सकता हूं, राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट कर सकता हूं, राइट टू विथहोल्ड डिलीवरी कर सकता हूं। वहां राइट ऑफ रीसेल बोलने की दरकार है ही नहीं। तो ये एमसीक्यू में कई बार आता है, बी केयरफुल। तो ये देखो पेपर में, राइट अगेंस्ट द बायर जब पूछेगा सेलर, अनपेड सेलर के, वो प्राइस मांगेगा, उस प्राइस पर इंटरेस्ट मांगेगा, और डिलीवरी वो दे नहीं रहा है, तो मैं डैमेजेस मांगूंगा फॉर दिस। और कई बार वो पहले ही बोल देता है सेलर, हम नहीं देंगे, बायर बोल देता है हम नहीं आपको प्राइस पे करेंगे, तो वो एंटीसिपेटरी ब्रीच की तरह वेट भी कर सकता है टिल ड्यू डेट और सी यू इमीडिएटली। तो ये अनकॉमन क्वेश्चन है। तो कई लोग इसमें राइट अगेंस्ट द बायर में ना लिएन ऑन द बायर लिख के आ जाता है। रीड द क्वेश्चन, दैट वाज राइट अगेंस्ट गुड्स, दिस इज राइट अगेंस्ट बायर। सिमिलरली हमने यहां पर राइट अगेंस्ट सेलर, बायर के सेल ऑफ गुड्स एक्ट में क्या क्या राइट्स होते हैं सेलर के अगेंस्ट में? वो डिलीवरी अगर उसे नहीं मिले तो वो केस फाइल कर सकता है सेलर के अगेंस्ट में। अगर सेलर पहले से बोल दे हम नहीं परफॉर्म करेंगे, तो एंटीसिपेटरी ब्रीच की तरह 2 ऑप्शंस है। कई बार वो सेलर को बोलेगा मुझे वो गुड्स चाहिए, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, कोर्ट को बोलेगा मुझे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस दिलवाओ। वो ब्रीच ऑफ वारंटी जब होता है बायर को, तो वो डैमेजेस यहां पे भी मांग सकता है। एंड अगर प्राइस बायर ने पे कर दिया, डिलीवरी नहीं आ रहा है, वो प्राइस एंड इंटरेस्ट ऑन प्राइस यहां पर भी पॉइंट बन के आ रहा है। So you have to read this uncommon question. Number of times questions are asked on this. Last but not the least, ये बूस्टर रिवीजन है। एक और डिटेल रिवीजन भी हमारी होती है बूस्टर रिवीजन पर, मुझे लगता है ज्यादा काम का है। ऑक्शन सेल के कंडीशंस, 8 पॉइंट्स हैं ऑक्शन सेल के। ये
एक लॉ ऑफ एजेंसी के अनुसार गवर्न होता है। यहाँ बिड्स पब्लिकली इनवाइट किया जाता है, इट्स अ पब्लिक सेल एंड ईच लॉट, कई बार गुड्स का अलग अलग लॉट बना देते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये एक्सेप्टेंस ऑफ द बिड के पहले बिडर कैन विड्रॉ हिज बिड, ओके। और तुम्हारा हाईएस्ट बिड आ गया, फिर भी ऑक्शनियर कैन कैंसिल। सर ये कैसे हो सकता है? एक रिजर्व प्राइस ओनर ऑफ द गुड्स ने बोला था ऑक्शनियर को, और रिजर्व प्राइस ध्यान नहीं दिया, ऑक्शनियर ने अनाउंसमेंट कर दिया ही इज द विनर, तो भी वो ऑक्शनर बाउंड नहीं होगा, बिकॉज रिजर्व प्राइस इज द मिनिमम प्राइस विच शुड हैव बीन अचीव्ड एंड बिफोर द ऑक्शन स्टार्ट्स। ये डिस्क्लोजर्स था, बट ऑक्शनर से गलती हो गई, तो भी ये कंपल्सरी नहीं है ऑक्शनर को कि उसको बेचना ही पड़ेगा, वरना जिसका ओनर है उसको लॉस हो जाएगा। तो ये पॉइंट देखो, एक्सेप्टेंस ऑफ बिड, विड्रॉन वाला केस, सेलर्स राइट टू बिड आफ्टर डिस्क्लोजिंग द फैक्ट कि एक हम अपना एक पफर रख सकते हैं, एक अलाउड है, एंड अगर हम बिना बताए रखते हैं इट इज वॉइडेबल एट द ऑप्शन ऑफ द बिडर। रिजर्व प्राइस वाली बात। और कई बार बिडर्स भी आपस में नॉकआउट अरेंजमेंट्स करते हैं। तो इसमें एक बहुत हार्ड क्वेश्चन आया था इन मई 2025, बड़ा साइज का क्वेश्चन। और ऑक्शन कंप्लीट करने का कई बार है ना, क्वेश्चन पेपर में लिखा रहता है ऑक्शन कब कंप्लीट होगा। एक ऑक्शन में तो गजब बात हो गया था, वो लिखा था कोई ऑक्शन विड्रॉ ही नहीं कर पाएगा हमारा। तो यू कैन नॉट पुट सच कंडीशन कि ऑक्शन हम विड्रॉ ही नहीं करने देंगे। अरे आप कौन होते हैं ऐसा करने वाले? यू कैन स्टिल विड्रॉ बिकॉज लॉ हैज गिवन यू दिस पावर, याद रहेगा आपको। और ऑक्शन कंप्लीशन के समय हैमर गिराया और फ्लावर वास टूट गया, तो अभी रिस्क सेलर का ही है, बायर को नहीं ओनरशिप पास ऑन हुआ है, ओके। जब तक हैमर अपने ओरिजिनल पोजीशन में नहीं आता सही तरीके से, हैमर भी गिर गया, फ्लावर वास भी टूट गया, सेलर का ही रिस्क माना जाता है। गंदा से क्वेश्चन था, हमने पहले भी पढ़ा था। एंड ये था कि प्राइस अगर बढ़ जाए बिकॉज ऑफ टैक्सेस, तो बायर को बढ़ावा देना पड़ेगा। पर अगर या बायर अपने प्रोटेक्शन के लिए पहले से ही हटा भी सकता है कि हम टैक्स का इस स्टेप का बर्डन बेयर नहीं करेंगे, तो वो हटवा भी सकता है। तो सेल ऑफ गुड्स एक्ट की केस स्टडीज भी हमारे आपके साथ सर्कुलेटेड है, यू हैव टू डू दैट। एंड सारे टॉपिक्स मैंने स्मार्टली यहाँ पर अराउंड 1 आवर 10 मिनट्स 15 मिनट्स में कवर कर दिए हैं मोस्ट प्रॉब्ली। ऑल द बेस्ट फॉर और अपडेट्स। एक बार मेल चेक करिए, हमने 4 क्वेश्चन पेपर्स आपको बनाया था ताकि आप रिवाइज कर सको। तो विद इन 1 आवर एंटायर सेल ऑफ गुड्स एक्ट, ऑल टेक्निकल पॉइंट्स रिवाइज्ड। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट लेवल पर, फाइनल इंटर जो भी आपका लेवल हो, और एक ग्रुप अगर बचा हुआ हो इंटर का, वहां मिलेंगे।